आगे बढ़ते हैं सर। सर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन कवर करने के बाद, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन कवर करने के बाद, फाइनेंशियल एसेट, डेट इन्वेस्टमेंट, इक्विटी इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल लायबिलिटी में कौन कौन सी क्लासिफिकेशन पॉसिबल है, इसके बाद हम ये कवर कर रहे हैं कि किस तरह से इन चीजों को क्लासिफाई किया जाएगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लायबिलिटी को जब हम रिकॉर्ड करेंगे ना, तभी हमने उसको डेजिग्नेट कर देना किसी ना किसी क्लासिफिकेशन मॉडल में। तो ये डिसीजन मेकिंग किस तरह से होगी, ये क्लासिफिकेशन का क्या क्राइटेरिया होगा, ये बात हम इस डायग्राम में कवर करने लगे हैं। हमारे पास हेडिंग है, हमारे पास टाइटल है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट। अभी हम सिर्फ फाइनेंशियल एसेट की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल लायबिलिटीज की बात नहीं कर रहे। सर फाइनेंशियल एसेट की क्लासिफिकेशन किस तरह से होगी, इसके लिए एक डिसीजन डायग्राम मैंने आपके सामने बनाया। वैसे तो हम इसे थ्योरी टर्म्स में भी कवर करेंगे कि इक्विटी फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई कब होता है, इक्विटी फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल कब होता है, डेट अमोर्टाइज कॉस्ट कब होता है, डेट ओसीआई कब होता है, डेट पीएनएल कब होता है। लेकिन इस डिसीजन डायग्राम में फाइनेंशियल एसेट की हर तरह की क्लासिफिकेशन एक ही डायग्राम में आपके सामने समराइज फॉर्म में सामने आ रही है। ये डायग्राम भी मैंने खुद से नहीं बनाई, एक केपीएमजी का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट से मैंने डायग्राम कॉपी किया। एनीवे, मैं इसको कवर करता हूं। सर सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपका फाइनेंशियल एसेट डेट इन्वेस्टमेंट है या इक्विटी इन्वेस्टमेंट है। आपका फाइनेंशियल एसेट डेट इन्वेस्टमेंट है या इक्विटी इन्वेस्टमेंट है। अगर तो फाइनेंशियल एसेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट है तो हमारी डायग्राम एक सीक्वेंस में चलेगी, और अगर वो फाइनेंशियल एसेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट नहीं है यानी कि डेट इन्वेस्टमेंट है, तो फिर वो एक अलग डायरेक्शन में चल रही होगी। सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे लिए ये फाइनेंशियल एसेट डेट इन्वेस्टमेंट है या इक्विटी इन्वेस्टमेंट है। इसके लिए आप ये देखोगे कि सामने वाले के लिए वो फाइनेंशियल लायबिलिटी है या इक्विटी है। अगर तो एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सामने वाले के लिए इक्विटी है तो आपके लिए वो फाइनेंशियल एसेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट होगा। अगर एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सामने वाले के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी है तो आपके लिए वो फाइनेंशियल एसेट डेट इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और हम लेटेस्ट स्टेज पे फाइनेंशियल एसेट, लायबिलिटी और इक्विटी की डेफिनेशंस को भी डिटेल में एनीवे कवर तो करेंगे ही। सबसे पहले आपने अगर कोई फाइनेंशियल एसेट बाय किया तो आपने ये देखना है कि क्या ये डेट इन्वेस्टमेंट या इक्विटी इन्वेस्टमेंट है। अगर तो ये इक्विटी इन्वेस्टमेंट है यानी कि किसी और कंपनी के ऑर्डिनरी शेयर्स हैं या किसी और कंपनी के लेट्स से इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, फिर आपने ये देखना है कि आपने ये इन्वेस्टमेंट की क्यों है। आपने इन्वेस्टमेंट क्यों की है, किस ऑब्जेक्टिव के तहत की है, किस नियत के तहत की है। इज इट हेल्प फॉर ट्रेडिंग, क्या आपने इसको सेल परचेज करके गेन कमाने के लिए किया है। ज्यादातर कंपनीज मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज दूसरी कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करती है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म के थ्रू डिफरेंट कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रही होती है। क्यों कर रही होती है, ताकि उन शेयर्स की वैल्यू में फायदा इंक्रीज आएगा, गेन आएगा, तो हम इस शेयर्स को गेन पे बेच रहे होंगे। यानी कि अगर हम शेयर्स को बाय कर रहे हैं, यानी कि हम शेयर्स को बाय कर रहे हैं सिर्फ ट्रेडिंग के पर्पज के लिए, तो फिर तो कोई दो राय नहीं है, आपने इसे क्लासिफाई कर देना है इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स एट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल कैटेगरी में। अगर तो आपने किसी कंपनी के शेयर्स बाय किए इस नियत से कि मैं इसमें ट्रेडिंग करूंगा, मैं इसमें सेल परचेज करूंगा, जब वैल्यू बढ़ेगी तो बेच दूंगा, तो ये हेल्प फॉर ट्रेडिंग इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स आप किसमें क्लासिफाई करोगे, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल कैटेगरी में। अगर तो आपने ये इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग के लिए नहीं की है, सर अगर ट्रेडिंग के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं की है तो फिर और करेंगे क्यों। भाई अगर मैं किसी कंपनी के शेयर्स बाय कर रहा हूं या आप किसी कंपनी के शेयर्स बाय कर रहे हो तो हम क्यों बाय करते हैं, या शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी तो फायदा हो जाएगा, शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी तो बेच देंगे। तो ये तो हेल्प फॉर ट्रेडिंग है, इसे फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल कैटेगरी में रखना है। लेकिन अगर इस सवाल का जवाब नो है, आपने ये इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग के लिए नहीं की, किसी और पर्पज के लिए की है, और क्या पर्पज हो सकता है। सर डिविडेंड कमाना, इंटरेस्ट नहीं। इक्विटी इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट नहीं हो सकता। इंटरेस्ट कहाँ आएगा, वो डेट इन्वेस्टमेंट पे, फाइनेंशियल लायबिलिटीज पे आएगा। सर और क्या रीजन हो सकता है इक्विटी इन्वेस्टमेंट को बाय करने का, एक तो किसी ने बताया कि यस डिविडेंड कमाना हो सकता है। सर फेयर वैल्यू गेन अगर है तो फिर वो हेल्प फॉर ट्रेडिंग ही हो गया ना। अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इसके फेयर वैल्यू गेन से कमाऊंगा तो यानी कि बेच के कमाऊंगा, तो फिर तो वो हेल्प फॉर ट्रेडिंग है। और कोई रीजन। यस सर, ये कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट हो सकता है ये कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट हो, या
कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, एक आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी है और वो आइसक्रीम बना रही है, और आइसक्रीम बनाने के लिए वो जो दूध है वो बाहर से परचेज कर रही है। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम एक मिल्क मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ही खरीद लें, या मिल्क मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ही एक्वायर कर लें, या मिल्क मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ही को ही अपनी सब्सिडी बना दे, तो हम दोनों रिलेटेड पार्टी हो जाएंगे, तो बिजनेस सिनर्जीज क्रिएट हो रही होगी, बिजनेस सिनर्जीज क्रिएट हो रही होगी। तो बहुत सारी कंपनीज इसलिए इन्वेस्टमेंट कर रही होती है। इसको आप कह सकते हैं कि ये एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट। अब स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट आपने जब की है, बिजनेस सिनर्जीज क्रिएट करने के लिए आपने इन्वेस्टमेंट की है, किसी कंपनी को अपना सब्सिडी बनाया है, तो यहाँ आपका ऑब्जेक्टिव उसकी फेयर वैल्यू से कमाना नहीं था। फेयर वैल्यू तो यहाँ भी आएगा, फेयर वैल्यू का गेन या लॉस तो यहाँ भी क्रिएट होगा, लेकिन आपका बिजनेस मॉडल ऑब्जेक्टिव फेयर वैल्यू गेन कमाने नहीं था। आपने ये बिजनेस के लिए, सिनर्जीज के लिए इन्वेस्टमेंट किया, ये स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट। या बहुत सारे लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग जो जनरली रिस्क अवर्स इन्वेस्टर्स होते हैं। देखिए स्टॉक मार्केट में ना, स्टॉक मार्केट में ना दो तरह का इन्वेस्टर होता है, एक होता है रिस्क टेकर, एक होता है रिस्क अवॉइडर या रिस्क अवर्स इन्वेस्टर। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में, 2 महीने में शेयर्स बाय करते सेल करते, बाय करते सेल करते। क्यों? क्योंकि वो शॉर्ट टर्म एक तरह से ट्रेडिंग कर रहा है कि आज खरीदा, 2 दिन बाद 2 रुपए बढ़ गए, बेच दिया, 10 दिन बाद पैसे बढ़ गए, बेच दिया, महीने बाद पैसे बढ़ गए, बेच दिया, 2 महीने बाद पैसे बढ़ गए, बेच दिया। लेकिन इसमें रिस्क भी है कि अगर आप इस तरह से शेयर्स बाय कर रहे हो तो पैसे कम भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा भी हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म में आपको फायदा तो हो सकता है, लेकिन एक्सपोजर टू लॉस भी। बहुत सारे जो सेफ इन्वेस्टर्स होते हैं ना, उनको पता है कि हम ये महीने, 2 महीने, 3 महीने में या हफ्ते 2 हफ्ते में बेचने के लिए नहीं खरीद रहे, हम सुकून से बैठ के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते। तो इस तरह के केस में, इस तरह के केस में इन्वेस्टर जनरली इन्वेस्ट करता है ब्लू चिप्स में। ब्लू चिप्स एक स्टॉक मार्केट का टर्म है जो अच्छी कंपनीज होती हैं, यानी कि जो अच्छा प्रॉफिट जनरेट करती है, जो अच्छा डिविडेंड दे रही होती है, उन कंपनीज के शेयर्स को हम ब्लू चिप्स कहते हैं। तो अगर एक रिस्क अवर्स इन्वेस्टर है जिसको शॉर्ट टर्म में ट्रेड करके नहीं कमाना, वो ब्लू चिप्स में इन्वेस्ट कर लेता है कि यार अगर वैल्यू बढ़ेगी तो अच्छी बात है, लेकिन हम इससे सुकून से सालों साल डिविडेंड तो खाते ही रहेंगे। तो अगर आपने कोई बिजनेस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की है बिजनेस सिनर्जीज क्रिएट करने के लिए, या आपने कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की है, तो इस केस में स्टैंडर्ड आपको ऑप्शन देता है, इस केस में स्टैंडर्ड आपको ऑप्शन देता है कि आप चाहो तो इस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट को या इस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल कैटेगरी में भी रख सकते हो, और आप चाहो तो इसे इक्विटी इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में भी रख सकते हो। अगर तो एक इन्वेस्टमेंट हेल्प फॉर ट्रेडिंग है, फिर कोई दो राय नहीं है, आपने इसे लाजमी फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में रखना है। लेकिन अगर एक इन्वेस्टमेंट हेल्प फॉर ट्रेडिंग नहीं है, यानी कि कोई बिजनेस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो स्टैंडर्ड आपको ऑप्शन देता है, चाहो तो इसे फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में रख दो, चाहो तो इसे फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में भी रख सकते हो। लेकिन has the entity elected the OCI option at initial recognition? Irrevocable। लेकिन स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर इनिशियल रिकॉग्निशन पे आप ओसीआई कैटेगरी में ले जाते हो अपनी इन्वेस्टमेंट को, तो ये एक इररिवोकेबल ऑप्शन होगा। यानी कि अगर मैंने किसी कंपनी के शेयर्स बाय किए और उसे ओसीआई कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया, अब जब तक वो शेयर्स मेरे पास है, जब तक मैं वो शेयर्स को बेच नहीं देता, तब तक जिंदगी भर वो शेयर्स मेरे पास इसी फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई मॉडल में रहेंगे। सब्सिक्वेंटली इसे मैं क्लासिफाई करके पीएनएल में नहीं ले जा सकता। एक टॉपिक है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड reclassification of financial asset, that is called reclassification of financial asset। कि ये जो आपने फाइनेंशियल एसेट, डेट, इक्विटी में 3 तरह के क्लासिफिकेशन मॉडल देखे हैं, क्या इनमें रिक्लासिफिकेशन हो सकती है या नहीं हो सकती है? तो डेट इन्वेस्टमेंट में रिक्लासिफिकेशन अलाउड होती हैं, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में रिक्लासिफिकेशन अलाउड नहीं होती। लेकिन ये रिक्लासिफिकेशन कैप 5 लेवल पे आप लोगों के लिए रेलेवेंट नहीं है, ये कैप 5 का एजेंडा नहीं है। ये इंशाल्लाह जब सीए फाइनल लेवल पे आ जाओगे तो उस वक्त आपको रिक्लासिफिकेशन कब होगी और किस तरह से होगी उसके रूल भी कवर करवाए जाए। तो यहाँ पे ये कहता है कि अगर एक इक्विटी इन्वेस्टमेंट हेल्प फॉर ट्रेडिंग नहीं है, यानी कोई स्ट्रेटेजिक या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो आपकी मर्जी है कि आप उसे ओसीआई कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हो। लेकिन ये बात जान लो कि ये जो ओसीआई कैटेगरी है एक बंद कैटेगरी है। एक दफा तुम ओसीआई के कमरे में लेकर आ गए इन्वेस्टमेंट को, तो आपका कमरा लॉक हो जाएगा, जब तक कि इन्वेस्टमेंट बिक नहीं जाती, यह जिंदगी भर ओसीआई कैटेगरी में ही अकाउंट फॉर होती रहेगी। और अगर आप चाहो तो इसे इक्विटी इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल कैटेगरी में भी ले जा सकते हो।
देखो ऐसा क्यों किया गया, ऐसा क्यों किया गया? फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है, लेट्स से पेट्रोलियम कंपनी है, इसके पास कुछ शेयर्स थे जूम के। एक कंपनी है, पेट्रोलियम कंपनी है, इसके पास कुछ शेयर्स रखे हुए थे जूम के। लेट्स से इसके पास 30% शेयर्स थे जूम कंपनी के। जूम तो पता है ना क्या है। अब कोविड में हुआ क्या कि कोविड के टाइम पे जो है ना, पेट्रोलियम की जो डिमांड है वो काफी ज्यादा कम हो गई। और जब पेट्रोलियम की डिमांड कोविड के टाइम पे बहुत बहुत ज्यादा कम हो गई, तो आपको याद होगा कि पेट्रोल की प्राइसेस भी बहुत नीचे आ गई थी। और पेट्रोल की प्राइसेस के साथ साथ इन कंपनीज के प्रॉफिट बहुत ज्यादा एडवर्सली अफेक्ट हुए थे। इन कंपनी के शेयर्स मार्केट में काफी ज्यादा सस्ते हो गए। लेकिन कोविड के टाइम पे जूम और ये सारी चीजें बहुत पॉपुलर हो गई थी। जितनी टेक कंपनीज है, जितनी लैपटॉप्स और इस तरह की चीजें बनाती है, जितनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स वगैरह, मीटिंग या क्लासरूम वगैरह कंडक्ट करने के लिए, इनका बूस्ट आ गया था। अब पेट्रोलियम कंपनी ने जूम के शेयर्स लेके रखे हुए थे, पेट्रोलियम कंपनी ने जूम के शेयर्स लेके रखे हुए थे एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। वो पहले से रखे हुए थे कोविड के पहले से, और इसको क्लासिफाई किया हुआ था फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में। कोविड के टाइम पे क्या हुआ कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट की डिमांड कम होने की वजह से सेलिंग प्राइस कम हुई, प्रॉफिट कम हो गया। लेकिन दूसरी तरफ ऑनलाइन इस तरह के प्लेटफॉर्म्स में, वैल्यूज में या इनके बिजनेस में काफी ज्यादा बूस्ट आया हुआ था। तो अब इस पेट्रोलियम कंपनी को लालच है, कि यार हमारी कंपनी तो इनफ प्रॉफिट जनरेट नहीं करते रहे, हमारी कंपनी से तो इनफ प्रॉफिट्स या प्रॉफिटेबिलिटी शो नहीं हो रही, तो यूजर या शेयर होल्डर जो है नाराज हो जाएगा। हमारे पास जूम कंपनी के शेयर्स रखे हुए हैं और इसकी वैल्यू में ठीक ठाक इजाफा हुआ है कोविड की वजह से। तो हमें काम करता है कि इसको फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई से उठाकर फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में ले जाते हैं। तो जो भी हमें फेयर वैल्यू का गेन हुआ है, ये हमारे पीएनएल में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। पीएनएल में रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। यानी कि यहाँ पे एक मैनिपुलेशन के चांसेस थे। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड ने आगे एक पाबंदी लगाई कि भाई ये इन्वेस्टमेंट तुमने क्यों की थी एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इसको ओसीआई कैटेगरी में रखा था। तो ये जो ओसीआई कैटेगरी थी ना, ये एक इररेवोकेबल कैटेगरी थी। ये एक इररिवोकेबल कैटेगरी थी। एक दफा आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को ओसीआई में क्लासिफाई कर दिया, अब जब तक आप इसको बेच नहीं देते, ये हमेशा ओसीआई में रहेगा, आप इसको पीएनएल में नहीं ले जा सकते हैं। भाई तुमने एक इन्वेस्टमेंट की ही। देखो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते क्यों हैं? एक चीज समझेगा, बिना अकाउंटिंग स्टूडेंट, बिना अकाउंटिंग एक्सपर्ट, कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते क्यों है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का मकसद हरगिज ये नहीं होता कि हम मैनेजमेंट को कुछ करने या ना करने से रोकें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने का मकसद हरगिज ये नहीं होता कि मैनेजमेंट कुछ करना चाह रही है और हम उसको ना करने दें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का मकसद ये होता है कि यार मैनेजमेंट जो भी कर रही है ना, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ट्रू एंड फेयर व्यू के तौर पे रिफ्लेक्ट हो जाए। मैनेजमेंट अगर फ्रॉड कर रही है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फ्रॉड बता दें। मैनेजमेंट अगर बिजनेस कर रही है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बिजनेस बता दें। मैनेजमेंट अगर लॉस कर रही है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लॉस बता दें। यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त हम मैनेजमेंट के ऊपर ये कोई पाबंदी नहीं लगा सकते कि भाई आपने ये करना है, आपने ये नहीं करना। आपने बिजनेस में जो करना है आप करें, आपकी मर्जी है, यू आर द मैनेजमेंट, यू आर द डिसीजन मेकर। लेकिन बीइंग एन अकाउंटेंट या बीइंग एन ऑडिटर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते वक्त या रिव्यू करते वक्त, ऑडिट करते वक्त, हमने ये मेक श्योर करना है कि यार मैनेजमेंट जो कर रही है ना, वही चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिफ्लेक्ट हो रही हो। यही अकाउंटेंट का ऑब्जेक्टिव। तो आईएफआरएस 9, अगर फॉर एग्जांपल ये पेट्रोलियम कंपनी है, इसने जूम के शेयर्स लिए हुए थे, कोविड में इसकी वैल्यू बहुत बढ़ी, इसने जूम के शेयर्स बेच दिए, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आपने तो कहा था ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, फेवरेट तो ओसीआई में रखा था, बेच क्यों दिया? बेच नहीं सकते। नहीं, मैं उसको बेचने भी नहीं रोक सकता, वो मैनेजमेंट का डिसीजन है। बेच दिए तो बेच दिए। लेकिन अगर नहीं बेचे तो इसका मतलब है कि ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थी, फेयर वैल्यू से कमाना आपका ऑब्जेक्टिव नहीं था। अब इसके गेन को आप पीएनएल में नहीं ले जा सकते, ये ओसीआई में ही रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। हाँ, बेच दिए तो बेच दिया, अब हमारी कहानी नहीं है, उस वक्त देखा जाएगा कि क्या करना है। लेकिन अभी आपने इसको फेवरेट थ्रू ओसीआई कैटेगरी में क्लासिफाई किया था, जो कि एक इररिवोकेबल कैटेगरी थी, तो आप इसे
रिक्लासिफाई करके फेवरेबल थ्रू पीएनएल कैटेगरी में नहीं ले जा सकते हो। सर आपने कहा हम शेयर, तो सर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ इक्विटी के हवाले से क्लासिफिकेशन ऑफ इक्विटी के हवाले से बहुत आसान सी बात डिस्कस की कि अगर तो इक्विटी परचेज की गई है ट्रेडिंग पर्पस के लिए तो कोई दो राय नहीं है, इसे फेवरेबल थ्रू पीएनएल में क्लासिफाई कर देंगे। अगर इक्विटी हेल्प फॉर ट्रेडिंग नहीं है, यानी कि कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो फिर एक कंपनी के पास, एंटिटी के पास ये ऑप्शन है कि चाहे तो इसे इक्विटी इन्वेस्टमेंट फेवरेबल थ्रू ओसीआई में रखे, चाहे तो इसे इक्विटी इन्वेस्टमेंट फेवरेबल थ्रू पीएनएल में रखे। लेकिन ये बात याद रखे कि अगर इसने ओसीआई में इसको डेजिग्नेट किया, क्लासिफाई किया, तो ये एक इररिवोकेबल ऑप्शन होता, ये एक इररिवोकेबल चॉइस होगी। एक दफा इक्विटी इन्वेस्टमेंट को ओसीआई में क्लासिफाई कर दिया तो सब्सिक्वेंटली आप उसे रिक्लासिफाई करके पीएनएल में नहीं ला सकते हो। एक बात आप लोगों ने आईएएस 16 में, एक बात आप लोगों ने आईएएस 14 में पढ़ी है कि आईएएस 16 में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के लिए या तो कॉस्ट मॉडल या रिवैल्यूएशन मॉडल। लेकिन जब भी कॉस्ट या रिवैल्यूएशन मॉडल में से आप कोई मॉडल सेलेक्ट करते हो, अडॉप्ट करते हो, तो वो अडॉप्शन फॉर द इंटायर क्लास ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होती है। यानी कि अगर मैं मोटर व्हीकल को रिवैल्यूएशन मॉडल में रख रहा हूं तो मुझे सारी मोटर व्हीकल को रिवैल्यूएशन मॉडल में रखना होगा। अगर मैं प्लांट एंड मशीनरी को कॉस्ट मॉडल में रख रहा हूं तो मुझे सारी प्लांट एंड मशीनरी को कॉस्ट मॉडल में रखना होगा। इसी तरीके से आईएएस 40 में भी आपने पढ़ा है कि सब्सिक्वेंटली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को या तो कॉस्ट मॉडल में रखेंगे या फेयर वैल्यू मॉडल में रखेंगे, और जो भी मॉडल सेलेक्ट करेंगे सारी की सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को वैसे ही रखेंगे। यानी कि सारी की सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी या तो कॉस्ट मॉडल में होगी या फेयर वैल्यू मॉडल में होगी। लेकिन ये जो तुम्हें फाइनेंशियल एसेट की क्लासिफिकेशन कवर करवाई जा रही है ना, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी ने 10 कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है, एक कंपनी ने 10 कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो ये इक्विटी इन्वेस्टमेंट है। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि 10 में से 3 फेवरेबल थ्रू पीएनएल हो, 10 में से 7 फेवरेबल थ्रू ओसीआई हो। भाई ऐसा हो सकता है ना, मैंने 3 कंपनी के शेयर्स बाय किए एज अ बिजनेस एनर्जेटिक इन्वेस्टमेंट, एज अ बिजनेस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो उसे मैं ओसीआई में ला सकता हूं। और 7 कंपनी के शेयर्स रेगुलर सेल परचेज के लिए बाय किए तो उसे मैं पीएनएल में ले जा सकता हूं। तो यहाँ पे कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि अगर आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट को पीएनएल में रख रहे हो तो सबके सब पीएनएल में रखना है, या आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट के शेयर्स को ओसीआई में रख रहे हो तो सबके सब ओसीआई में रखना है। आपने जो डेजिग्नेशन करनी है वो पोर्टफोलियो वाइज करनी है। आपने जो डेजिग्नेशन करनी है तो फेवरेबल थ्रू पीएनएल या फेवरेबल थ्रू ओसीआई, ये पोर्टफोलियो वाइज डेजिग्नेशन हो रही होगी। इवन एक ही कंपनी के कुछ शेयर्स पीएनएल मॉडल में भी रखे जा सकते हैं और ओसीआई मॉडल में भी रखे जा सकते हैं। क्या मतलब, एग्जांपल दें भाई। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, इसके पास एक पूल ऑफ फंड्स हैं, लेट्स से 100 मिलियन, 10 करोड़। अब कंपनी ने देखा यार हमारे पास 10 करोड़ रुपए का 100 मिलियन का एक पूल ऑफ फंड है, तो हम इसको जाया तो नहीं होने दे सकते, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कंपनी ने देखा कि यार इस 100 मिलियन में से ना 70 मिलियन तो यूज ही नहीं होते, 30 मिलियन कभी कभी बिजनेस में यूज हो जाते हैं, बिजनेस की वर्किंग कैपिटल नीड को मीट करने के लिए। तो कंपनी ने सोचा कि भाई हम 100 मिलियन में से ये जो 70 मिलियन है ना, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे और ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे भाई, 70 मिलियन तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहे, तो किसी अच्छी कंपनीज के शेयर में होल्ड करके लॉन्ग टर्म के लिए रख देंगे। और 30 मिलियन की कभी जरूरत पड़ती है, कभी जरूरत नहीं पड़ती, कभी इन्वेंट्री बल्क में बाय करनी हो तो पैसे की जरूरत पड़ जाती है, कभी वेंडर्स को पे करना हो तो पैसे की जरूरत पड़ जाती है, कभी कभी एक्सेस भी होता है पैसा। कंपनी ने डेजिग्नेट कर दिया कि भाई 100 मिलियन में से 70 मिलियन मैं लॉन्ग टर्म में रखूंगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करूंगा, 30 मिलियन की शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स करूंगा। अब आपके ब्रोकर ने बताया कि फॉर एग्जाम्पल कंपनी एक्स के शेयर्स अच्छे जा रहे हैं, ये परचेज करने चाहिए। आपने क्या करा, इस 70 मिलियन में से भी कुछ कंपनी एक्स के शेयर्स बाय कर लिए और इस 30 मिलियन में से भी कुछ कंपनी एक्स के शेयर्स बाय कर लिए। एक ही कंपनी के शेयर्स बाय कर रहा हूं अलग अलग पोर्टफोलियो में से। तो यस, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि इसको मैं ओसीआई कैटेगरी में रखूं, इसको मैं पीएनएल कैटेगरी में। तो यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं है जो हमने आई 16 में पढ़ा था कि मैंने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज रिवैल्यूड इंटायर क्लास ऑफ द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट शैल बी केप्ट इन द रिवैल्यूएशन मॉडल। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ जो डेजिग्नेशन होगी वो पोर्टफोलियो वाइज होगी। अगर एक पर्टिकुलर कंपनी का शेयर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है, या तो पीएनएल या तो ओसीआई, डिपेंडिंग अपॉन कि एंटिटी इररिवोकेबल ऑप्शन सेलेक्ट कर रही है या नहीं। और अगर आपने हेल्प फॉर ट्रेडिंग किया तो फिर इसे हम लाजमी पीएनएल में ही क्लासिफाई कर रहे होंगे।
एक बहुत आसान सी, बहुत सादा सी आपके स्टडी टेक्स्ट में एग्जांपल दी हुई है, कुछ बहुत ज्यादा सोचना ही नहीं है सवाल में, लेकिन इतनी आसान सी एग्जांपल का भी जो आईकेएप के स्टडी टेक्स्ट में मैंने सॉल्यूशन रीड किया वो भी गलत था। आइडेंटिफाई द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट, आइडेंटिफाई द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट, ये आपकी स्टडी टेक्स्ट से ही मैंने सवाल उठाया है। दो इन्वेस्टमेंट्स की है, वो कह रहा है मुझे इसकी क्लासिफिकेशन बता दो। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स हेल्प फॉर ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, the entity has no intention of selling the shares in the foreseeable future। देखें, अगर तो एक इन्वेस्टमेंट शेयर्स में है और वो हेल्प फॉर ट्रेडिंग है, तो फिर तो कोई दो राय नहीं है, आप इसे फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल कैटेगरी में रखो, पीएनएल कैटेगरी में रखोगे। लेकिन अगर एक इन्वेस्टमेंट शेयर्स में है और आपका कोई इरादा नहीं है इसको फोर्सिबल फ्यूचर में बेचने का, यानी कि आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की है, अब आईकेएप के स्टडी टेक्स्ट में लिख दिया, आईकेएप के स्टडी टेक्स्ट में लिख दिया कि इसको आप फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में क्लासिफाई कर देंगे, जबकि ये बात गलत है। आपके पास ऑप्शन है, आप चाहे तो इसे फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में ले जा सकते हैं, आप चाहें इसे फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में ले जा सकते हैं। हाँ, ये बात होगी कि अगर ओसीआई में लेके जा रहा हूं तो ये फिर एक इररिवोकेबल ऑप्शन होगा, तो फिर ये इररिवोकेबल ऑप्शन होगा, यानी कि वन टाइम डिसाइड कर लिया, अभी ओसीआई में आने के बाद ओसीआई के कमरे में बंद हो जाएगा। क्या ये बात समझ आती है हमें? तो ये हमारे पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ये हमारे पास सिंपल सा रूल था क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट, स्पेसिफिकली इक्विटी इन्वेस्टमेंट के हवाले से।